Welcome back for today's session, kids. This is Hershey, your science instructor. Today we are starting with chapter number 9, living organisms and their habitat. We have a warm-up exercise. You are living in an environment where you are surrounded by both plants and animals. हमारी सराउंडिंग में हमें plants भी मिलते हैं, animals भी मिलते हैं. A potted rose in your house, a neem or peepal tree in your surroundings, and the thick green mass lying on the surface of the water. क्या ये सब क्या है? Examples of प्लांट्स. हमारे सराउंडिंग्स में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, राइट. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनाना है. नेम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, नेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट प्लेसेस, राइट. तो यहाँ पर हम डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स को करेंगे और वो कहाँ मिलते हैं इन सर्टन प्लेसेस, वो हमें यहाँ मेंशन करना है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज habitat. अब habitat क्या होता है children? Habitat is the immediate natural surrounding in which a plant or an animal lives. जहाँ पर कोई भी plant और एक animal रहता है और इसको नेचुरल सराउंडिंग होती है ये, जहाँ पर कोई प्लांट ग्रो करता है या कोई एनिमल रहता है. सो दिस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, right. A habitat provides plant and animals with food, water, air, light, shelter and a place to breed. तो क्या होता है हैबिटेट? क्या हुआ? जहाँ पर एक एनिमल या एक प्लांट ग्रो करता है. जैसे हम अपने घर में रहते हैं, सिमिलरली प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी कहीं ना कहीं रहते हैं. वो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं क्योंकि वो अपना घर तो बनाते नहीं हैं, तो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं जिसको हम हैबिटेट बोलते हैं. और उनका जो हैबिटेट होता है वो उनको एयर देता है, लाइट देता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड और place to breed. Plants and animals develop favorable features that help them to survive in a particular habitat और जिसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं. जो आपको जैसे पता होगा, जैसे कि कैमल है, वो डेजर्ट एनिमल है, तो डेजर्ट उसका नेचुरल हैबिटेट है. वो वहाँ पर उसने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है. किसके लिए? डेजर्ट के, यानी उतनी ज़्यादा हीट के लिए, उतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए जहाँ पर पानी की कमी हमेशा रहती है. तो एनिमल्स अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग या अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग. द सराउंडिंग्स including the environmental condition which provide the organisms with their food, water, air and shelter. अब हैबिटेट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. काइंड्स ऑफ हैबिटेट की बात करते हैं. तो काइंड ऑफ हैबिटेट, पहले तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा? प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड एयर. ये सब क्या है? नेचुरल चीज़ें हैं बट नॉन लिविंग हैं. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब हम बात करेंगे एनिमल्स और उनकी हैबिटेट की, कि उन्होंने एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे उन कंडीशंस को अडेप्ट किया है, उन चीज़ों को, उन कंडीशंस को अपनाया है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पा रहे हैं. सो सबसे पहले बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज़ नथिंग, जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की कैटेगरी में आते हैं. द एनिमल्स living on land surface are called terrestrial animals and their habitat is called terrestrial habitat. अब लैंड पर जो रहते हैं तो उसमें भी डिफरेंट, हमने एसएसटी में पढ़ा है, हमारी डिफरेंट लैंडस्केप्स होती हैं. सो हम उनको डिफरेंटली पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेजर्ट एनिमल के बारे में या डेजर्ट हैबिटेट. डेजर्ट्स कहाँ होते हैं? लैंड्स पे, यानी कि लैंड पर होते हैं. तो ये भी टेरेस्ट्रियल एनिमल का ही एग्जाम्पल है. द बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ डेजर्ट इज वेरी टिपिकल एंड लिविंग कंडीशन वेरी हार्श. देयर इज एक्सट्रीम वाटर स्कैसिटी. पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है क्योंकि रेनफॉल नहीं होती है, और रेनफॉल ना होने के कारण क्या होता है? गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है. वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द
नाइट, रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि सैंड यानी डेजर्ट में जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। सच एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस ब्रिंग अबाउट स्पेशल एडेप्टेशन इन द डेजर्ट एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, रैट्स, ये क्या करते हैं, ये बरो बना के रहते हैं, नीचे मिट्टी के अंदर बरो बनाते हैं, दिन में तो ये उसी में छिपे रहते हैं और फिर रात को जब ठंडा हो जाता है देन these animals come out. So the burrow during the day to escape the intense heat and come out only during the night when it is cool. So camel are commonly found in desert and their bodies are well adapted to the desert conditions, और वो बिना पानी के बिना खाने के कुछ दिनों तक रह सकता है। Most of the small animals living in the deserts are nocturnal, which means that they are active during the nights only, and when it is not very hot, during the day when it is hot they hide themselves in burrows. So this is called estivation. एस्टिवेशन क्या होता है चिल्ड्रन, जो एनिमल्स रात को एक्टिव होते हैं जब उतना ज़्यादा हीट और टेम्परेचर नहीं होता है, क्योंकि डे टाइम पर डेजर्ट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो क्या होता है वो लोग अपने बरों में छुप कर रहते हैं, और जब रात को सनलाइट सन हीट कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और रात को टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तब ये एनिमल्स बाहर आते हैं और इस अडेप्टेशन को बोलते हैं एस्टिवेशन। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल यानी हम लैंड की बात कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया डेजर्ट में, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माउंटेन, और माउंटेन पे जो एनिमल्स होते हैं वो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। द माउंटेन रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड विंडी। ऊपर कैसे होते हैं, पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्नो होती है, स्नोई रीजन्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है। ड्यूरिंग विंटर्स इट्स स्नोफॉल, द एनिमल्स ऑफ माउंटेन रीजन्स आर अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड कंडीशन। यहाँ पर भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, डेजर्ट में भी एक्सट्रीम कंडीशन होती है। एंड वी ऑल नो, आपने स्टडीज एसएसटी में पढ़ा होगा कि डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट। सो हॉट डेजर्ट जो हमने बात की, जहाँ बहुत ज़्यादा क्या होता है गर्मी होती है, और कोल्ड डेजर्ट जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सो द एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स, जो कि पूरा टाइम पूरा साल जो पोलर रीजन्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स जो होते हैं, जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर क्या होता है बर्फ रहती है, ठंडी रहती है, वहाँ पर पोलर बेयर्स होते हैं, जो उनकी बॉडी पर थिक फर होते हैं। पोलर बेयर वाइट कलर के होते हैं, ये भी अडेप्टिव होता है क्योंकि स्नो का कलर वाइट होता है, तो ये अपने आप को ईजिली प्रोटेक्ट कर लेते हैं हंट होने से, राइट। सो ऑन देयर बॉडी सरफेस विद प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। इन विंटर दे हाइबरनेट इन केव्स। जब सर्दियाँ होती हैं, विंटर्स होते हैं, हाइबरनेशन एक और अडेप्टिव फीचर है। हाइबरनेशन का मतलब विंटर्स में, जब तक विंटर्स रहते हैं तब तक ये सोते रहते हैं, राइट। सो हाइबरनेट इन केव्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप। दे लिव पैसिवली इन केव्स सर्वाइविंग ऑन द स्टोर्ड फूड। जो फूड इन्होंने स्टोर किया हुआ है उस फूड से ये अपने आप को जिंदा रखते हैं या उस फूड पर सर्वाइव करते हैं। सो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी विंटर्स में ये सिर्फ थोड़ा बहुत बीच सोते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और या फिर अगर उठते हैं तो खाते हैं जो फूड स्टोर किया और फिर सो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन मोड। नाउ कम टू द ग्रासलैंड्स, अगेन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सो ग्रासलैंड यानी वो फील्ड, वो एरिया जिस पर ग्रास होती है, ग्रास ग्रो होती है, बट वहाँ पर ज़्यादा ट्रीज नहीं होते हैं। सो ग्रासलैंड्स आर यूजुअली डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, अ फ्यू श्रब्स एंड वेरी फ्यू ट्रीज। बहुत कम या नहीं भी होते हैं, ट्रीज नहीं होते हैं, और बहुत ही कम श्रब्स होते हैं, राइट। द वेदर इज हॉट इन समर्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो लो ड्यूरिंग दिस सीजन। ग्रासलैंड्स में क्या होता है कि पानी की, गर्मियों के टाइम में क्या होता है पानी की कमी होती है, क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो वहाँ पर रेनफॉल तो अफेक्ट होगा ही होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंसेस मेंटेन्ड बाय द ग्रासलैंड इज दैट ऑफ अ प्रेडेटर एंड प्रे। अब प्रेडेटर्स कौन होते हैं, प्रे कौन होता है? प्रेडेटर्स जो एनिमल्स को
हंट करते हैं, जैसे लायन, लायन प्रेडेटर है क्योंकि वो हंटिंग करता है, और प्रे लाइक डियर, डियर एंड लायन का प्रे है, ठीक है। सो द प्रेडेटर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन कैचिंग एंड ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, whereas prey is the organism hunted for a caught for food by the predator. For example, lion hunts a deer for food, so lion is predator and deer is prey. Now come to the water animals. अभी हमने terrestrial animals के बारे में पढ़ा, अब animals वाटर में भी रहते हैं, वो क्या अडाप्ट करते हैं। सो प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट, जो वाटर के अंदर प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, वाटर के अंदर एनिमल्स भी रहते हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन्स प्लांट। सो प्लांट जो ग्रो करते हैं पानी के अंदर उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। प्लांट्स विच आर फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। दीज आर प्लांट्स which live in aquatic habitats such as water hyacinth. ये एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स के जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, वाटर हाइसिनेथ, लोटस, ट्रापा जिसको हम एंड हाइड्रोला। हाइड्रोफाइट्स हैव अ पुअरली डेवलप्ड रूट सिस्टम। रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना सॉइल से। तो ये ऑलरेडी वाटर के अंदर हैं, तो इनका जो रूट सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं होता। दे लिव इन वाटर, देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर अ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम टू एब्जॉर्ब वाटर। The plants living in marshy conditions have breathy rooting. So marshy conditions क्या होती हैं? जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है। जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होगा वो कैसी ज़मीन हो जाएगी? दलदल वाली ज़मीन। तो वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं मैनग्रोव्स बोलते हैं उन प्लांट्स को। These roots have an opening at their tip to allow plants roots to breathe. Such plants are called mangroves. Hydrophytes have further been क्लासिफाइड्स इनटू, अब ये मैनग्रोव्स प्लांट्स होते हैं, इनके पास कौन सी होती है? ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। ये रूट्स ब्रीथ करती है। जनरली रूट्स नीचे जाती हैं, डीप पेनिट्रेट करती हैं और वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और ब्रीथ करती हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्शी एरिया होते हैं तो इनकी जो रूट्स होती हैं मैनग्रोव्स की वो क्या होती हैं? ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं सो दैट वो ब्रीथ कर पाएँ। अब हाइड्रोफाइट्स को हम तीन, और हाइड्रोफाइट्स यानी जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सबमर्ज प्लांट्स। सबमर्ज प्लांट्स का मतलब जो पानी के बिल्कुल अंदर ग्रो होते हैं, कंप्लीटली ग्रो होते हैं। दीज प्लांट्स रिमेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। दीज लीव्स, देयर लीव्स आर नैरो एंड डू नॉट हैव स्टोमेटा इन देम। स्टोमेटा नहीं होता है जनरली प्लांट्स की लीव्स में। अंडर साइड में क्या होता है? स्टोमेटास होते हैं, वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं जो कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं, जो कम्प्लीटली पानी के अंदर ग्रो करते हैं, इनकी लीव्स बहुत नैरो होती है और दे ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। एग्जाम्पल है पॉन्डवीड और टेप ग्रास। तो ये सबमर्ज प्लांट्स के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट्स। सो वो प्लांट्स जो पानी में यानी कि वाटर बेड में फिक्स्ड होते हैं उनको फिक्स्ड प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स विच आर फिक्स्ड विद देयर रूट्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज आर कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट्स। मोस्ट ऑफ देम हैव अ लॉन्ग हॉलो स्टेम। सो जैसे लोटस है, लोटस की जो रूट्स होती हैं वो नीचे पॉन्ड बेड में या लेक बेड में क्या होती हैं? फिक्स्ड होती है। उसकी रूट्स होती हैं जो नीचे फिक्स्ड होती हैं। लेकिन वो आपको लोटस का फ्लावर कहाँ दिखेगा? वाटर की सरफेस के ऊपर। तो वो इतना ऊंचा कैसे ग्रो करता है? क्योंकि उसका बहुत लंबा स्टेम होता है और वो स्टेम कैसा होता है? अंदर से हॉलो होता है, राइट। सो दे हैव, और उनकी लीव्स कैसी होती हैं? लोटस की बड़ी बड़ी ब्रॉड लीव्स होती हैं। वाई ब्रॉड लीव्स? ताकि वो सनलाइट को ट्रैप कर पाएँ, ठीक है। सो लोटस इन वाटर, चेस्टनट्स, देयर लीव्स इनेबल देम टू फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। और एक इनकी जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स पर वैक्सी टेक्सचर होता है, यानी पानी से वो लीव्स खराब नहीं होती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स जो कि वाटर प्लांट्स होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब पानी के ऊपर
फ्लोट करते रहते हैं. सो सम प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस. दे हैव वेरी स्वॉलन एंड स्पॉन्जी बॉडी. सो स्वॉलन यानी फूली हुई बॉडी होती है, स्पॉन्जी होती है, अंदर एयर फिल्ड होती है, तभी तो वो फ्लोट कर पाएंगे. अदरवाइज कैसे फ्लोट करेंगे? दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. एग्जाम्पल्स है डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ. सो ये एग्जाम्पल्स हैं जो फ्लोटिंग प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो अब हमने प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, फिक्स्ड प्लांट्स और फ्लोटिंग प्लांट्स. नाउ कम टू दी मेसोफाइट्स. सो मेसोफाइट्स क्या होते हैं? ऑल द प्लांट्स ऑन लैंड except those growing in desert conditions are mesophytes. So these grow in condition where there is a moderate amount of water available for them to survive. पानी, थोड़ा पानी उनको मिल जाता है और जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ. सो द मेसोफाइटिक प्लांट्स शो modification according to the climatic conditions. The plants of mountainous region like Kashmir, Shimla and Nainital have pointed needle shaped leaves. अब माउंटेन्स पर भी क्योंकि पानी की कमी होती है, वहाँ पर स्नो वाला ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है उनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल शेप में और कॉनिकल शेप में आ जाती हैं. प्लांट कैसे होते हैं? कॉनिकल शेप में ऐसे होते हैं, और लीव्स जो होती हैं वो नीडल शेप होती हैं, पतली नैरो नीडल शेप लीव्स होती हैं. दे आर टॉल, स्ट्रेट एंड लुक लाइक क्रिसमस ट्री. दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स. उन पर फ्लावर्स ब्लूम नहीं होते हैं, और उनके क्या होते हैं? कोन्स होते हैं, और कोन्स के अंदर सीड्स होते हैं. सो देयर शेप हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्नो. कॉनिकल शेप होने की वजह से क्या होता है, जब स्नोफॉल होता है तो वो स्नो इजीली स्लिप ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट को ज़्यादा हार्म नहीं होता है, ट्री को हार्म नहीं होता है, और स्लिप ऑफ होने से प्रोटेक्शन मिलती है प्लांट को, राइट. सो दीज प्लांट्स ऑल्सो एमिट अ स्ट्रॉन्ग स्मेल दैट कीप्स द इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम देम. एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स इंक्लूड पाइन, स्प्रूस, फिर, देवदार एटसेट्रा. ये स्प्रूस है, ये पाइन है, ये फिर ट्री है, और ये देवदार है, राइट. सो ये माउंटेन पर ग्रो करते हैं, माउंटेन पर प्लांट्स शो मिलते हैं. इनको मेसोफाइट्स बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर स्नो होती है, इसलिए इनकी शेप कॉनिकल होती है, और नीडल लाइक इनकी लीव्स होती हैं ताकि स्नो ईजिली स्लिप ऑफ हो सके. और ये ज़्यादा वाइडर नहीं होते हैं, ये टॉल हाइटेड प्लांट्स होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा होती है और स्ट्रेट होते हैं. फ्लावर्स नहीं होते हैं, कोन्स होते हैं. नेक्स्ट इज ज़ेरोफाइट्स. सो ज़ेरोफाइट्स कौन होते हैं? ज़ेरोफाइट्स आर द प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर स्कार्स कंडीशन. वाटर स्कार्स कंडीशन यानी जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जैसे कैक्टस of the desert are called xerophytes. These plants have long and well developed root system. क्यों? इनकी रूट बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करती हैं. क्यों? ताकि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सके, सो दैट प्लांट सर्वाइव कर सके. फ्रॉम डीपली प्लेस्ड वाटर टेबल द रूट ऑफ सच प्लांट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल टू ऑब्टेन वाटर. दीज प्लांट्स यूजुअली हैव नीडल शेप्ड लीव्स और लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. इनकी लीव्स किस में चेंज हो जाती हैं? स्पाइन्स में, ताकि वाटर लॉस ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो. जितना पानी है उसमें ये प्लांट सर्वाइव कर पाए, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अ एक्टिविटी. विजिट अ नियर बाय गार्डन विद अ पॉन्ड और अ लेक. स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन वाटर एट द एज ऑफ द पॉन्ड and in the garden. Record the differences, their structure, right. This you can do on your own. Now common features of living and non-living things. अब क्या फीचर हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं लिविंग बींग्स के जिसकी वजह से हम उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं. Everything whether living or non-living is a form of matter. The matter is made up of tiny particles called atom or molecules. तो जितने भी मैटर होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो मैटर से मिलकर बनती है. और मैटर किससे मिलकर बनता है? सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट किसी मैटर की होती है, वो होती है मॉलिक्यूल या एटम. और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल, राइट. सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ से मिलकर
ऑर्गन्स बनते हैं. So hence non-living things are made up of atom or molecules while living things are made up of cells. Living things किससे बनती हैं? सेल से बनती है. They occupy space and also have a mass. अगर हम किसी चेयर पर बैठते हैं तो यानी हम स्पेस लेते हैं ना, और हमारा मास भी है, हमारा वेट भी है. तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, और उनके अंदर मास भी होता है. कंसीडर योरसेल्फ सिटिंग ऑन अ चेयर. You are occupying space and have a mass. The chair on which you are sitting is also occupying space and possesses mass. So chair जिसके ऊपर हम बैठे हैं वो भी तो जगह ले रही है ना, वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और उसके अंदर भी मास है, उसका भी कुछ वेट है. Now living things and non-living things have several similarities as well as some basic differences. कुछ similarities भी हैं, कुछ differences भी हैं. All living things are categorized by growth, movement, respiration, excretion and their sensitivity towards the external stimuli such as heat, light, etc. अब living things में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, मूव करते हैं, फूड मतलब फूड खाते हैं, ग्रोथ उनका एक फीचर है. इसके अलावा रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं यानी कि वेस्ट को बाहर निकालते हैं, और सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई. इसका मतलब है कि अगर हम किसी हॉट चीज़ को टच कर लेते हैं तो इमिडिएटली अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, ठंडी चीज़ को टच कर लेते हैं तो इमिडिएटली अपना हाथ पीछे कर लेते हैं. तो हीट और लाइट. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर. अब ये जितने कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं लिविंग थिंग्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में नहीं होते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, उनको ग्रोथ करने की ज़रूरत नहीं है. जिस साइज़ में है उसी साइज़ में सालों साल रहेंगे. दे कैन नॉट मूव. जहाँ रखे हुए हैं वहीं रखे हुए हैं. आप जब तक उनको मूव नहीं करोगे वो मूव नहीं होंगे. यू विल नेवर सी अ चेयर इंक्रीजिंग इन साइज और रिएक्टिंग टू अ पर्सन सिटिंग ऑन इट. वरना हम बैठ ही नहीं पाते. चेयर बोलती नहीं आप बहुत हैवी हो, आई एम नॉट एबल टू होल्ड योर वेट, राइट. तो क्या होता है, चेयर कभी भी, कोई भी नॉन लिविंग थिंग कभी रिएक्ट नहीं करती है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं. Although some of these characteristics such as excretion may not be visible in plants, they do occur. Excretion plants में, animals में और humans में तो excretion विजिबल होता है, बट प्लांट्स के केस में एक्सक्रीशन, बट येस प्लांट से भी वेस्ट बाहर निकलता है, बट उनके जो वेस्ट होता है वो हमारे लिए यूजफुल है. येस. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप इन अ सिंगल सेल. सबसे पहले जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो किससे होता है? एक सिंगल सेल से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. और वो सिंगल सेल, अभी बताया था ना कि नॉन लिविंग थिंग्स किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं. और लिविंग थिंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल. दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड जायगोट इन एनिमल्स. एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस. तो सबसे पहले जो एक सेल होती है, जो बनती है, जिससे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उस सेल को बोलते हैं जायगोट. इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो विद इन द सीड. जब हम सीड को सो करते हैं, उसको वाटर देते हैं, उसको सनलाइट मिलती है, सफिशिएंट एयर मिलती है, तो क्या होता है, वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, यानी सीड जर्मिनेट होता है. और जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, एक छोटा सा प्लांट उसमें से ग्रो करना लगता है, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. सो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द इररिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट. तो ग्रोथ क्या है? इररिवर्सिबल चेंज है. अगर सीडलिंग में कन्वर्ट हो गया है, यानी उसने वो सीड जर्मिनेट हो गया है, तो वापस से वो सीड नहीं बनेगा, राइट. ये इररिवर्सिबल चेंज है. Living things grow and increase in size but non-living things do not grow. हम तो ग्रो करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो ग्रो कभी नहीं करती. एक टीवी का साइज़ जितना है वो उतना ही रहेगा ना, वो इंक्रीज तो नहीं होगा. फैन का साइज़ जो है वो वही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, ना ही डिक्रीज होगा, राइट. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ शो ग्रोथ बट दे डिफर इन देयर ग्रोथ
pattern. In animals, the period of growth is limited. They grow only in the early years of their life, while plants continue to grow throughout their life. Plant और animals में क्या फ़र्क है? Plant और animals में ये फ़र्क है कि plant जब तक सर्वाइव करता है, जब तक जिंदा रहता है, तब तक ग्रो होता रहता है, और एनिमल्स का एक पीरियड होता है, अपनी अर्ली एज में ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, राइट। जैसे एक बेबी बॉर्न होता है, जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता 18 ईयर्स 20 ईयर्स तक, तब तक ग्रोथ करता है, उसके बाद ग्रो करना रुक जाता है। सो after attaining a certain height and weight, your growth will stop. On the other hand, a plant continues to grow till it dies. In the case of यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो तरीके की ऑर्गेनिजम्स होते हैं चिल्ड्रन, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। जो यूनिसेलुलर होता है, जो सिंगल सेल यानी एक ही सेल से बनता है, ऐसे भी एनिमल्स हैं, ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर एग्जाम्पल्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बनते हैं। और हम ह्यूमन बींग्स वी आर मल्टी सेलुलर, हमारे अंदर बिलियंस, थाउजेंड्स, बिलियंस, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिससे हम बनते हैं। सो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर या सिंगल सेल या ओनली वन सेल। The growth is limited to the size of the cell. Now food for energy, खाना खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। सो ऑल एनिमल्स रिक्वायर एनर्जी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो बहुत बार क्या होता है, हम बहुत लथार्जिक होते हैं, ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है, तो हमें क्या मन करता है, एक ही जगह लेटे रहो, इधर से उधर मूव ना करो। सो फॉर देयर हार्ट टू बीट एंड आईलेट टू ब्लिंक, हमारी आईज जो है, हमारी आईलेट जो है वो ब्लिंक करती हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। द प्लांट्स although fixed at their position also require energy to carry out the life processes such as growth and dispersal of seeds. Plant यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स हैं, वो फूड बनाते हैं, लेकिन उनको भी तो फूड चाहिए, क्योंकि उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंदर भी तो फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रोथ होती है। सो दे ऑल्सो यूज देयर फूड विच दे हैव प्रिपेयर्ड, जो उन्होंने बनाया है। सो फूड इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल organisms. All living things need food to grow and to gain energy to work. ग्रोथ के लिए ज़रूरी है फूड और एनर्जी के लिए ज़रूरी है, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स हमें मालूम है। ऑटोट्रॉफ्स यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना खाना किसी और से लेते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। सो ऑटोट्रॉफ्स एज दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में फोटोसिंथेसिस की क्या पढ़ी थी? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी पढ़ा था जब ग्लूकोज फॉर्म हुआ था। ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एज दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। नाउ कम टू द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि एनर्जी मिलना। सो ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स रेस्पायर। चिल्ड्रन, बहुत बड़ा डिफरेंस है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग वन इज द सेम थिंग, बट इट इज़ नॉट। ब्रीदिंग सिर्फ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग होता है। रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके रिएक्ट होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी से हम वर्क करते हैं। सो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग completely different. respiration भी coming chapters में हम पढ़ेंगे। they cannot survive otherwise. for respiration to occur the presence of oxygen is essential. respiration कब होगा? inhaling exhaling होता है breathing, और हम क्या inhale करते हैं? ऑक्सीजन inhale करते हैं। जब ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है
तब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो फिर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर एज प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं बट पूरा टाइम नहीं देते हैं। जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है तब ऑक्सीजन रिलीज होता है, और जब सनलाइट नहीं होती है, रात के टाइम पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं। द प्लांट्स परफॉर्म द गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमाटा। सिंगुलर क्या होता है? स्टोमा। एक सिंगल पोर को हम बोलते हैं स्टोमा, और बहुत सारे होते हैं, यानी प्लूरल फॉर्म है इसकी स्टोमाटा। टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, aquatic animals like fish obtain oxygen dissolved in water through gills। फिश कैसे ब्रीथ करती हैं? गिल्स की हेल्प से। तो गिल्स क्या करते हैं? वाटर के अंदर, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों वाटर में डिसॉल्व होती हैं, तो गिल्स से क्या करते हैं? गिल्स क्या करते हैं? जब वाटर के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन मिक्स्ड है, गिल्स क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं और वाटर को बाहर निकाल देते हैं। तो इसके थ्रू गिल्स के हेल्प की वजह से फिश क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट द वाटर इन द एक्वेरियम इज़ एरिएटेड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द फिश। तो जो हम घर में एक्वेरियम लगाते हैं जिसके अंदर फिश होती हैं, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है? उस एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई मस्ट है, तभी फिश सरवाइव कर पाएंगी, अदरवाइज फिश क्या होंगी? डेड हो जाएंगी। नाउ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट। एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी डाइजेशन होना और एनर्जी मिलना, ये कंप्लीट प्रोसेस को मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक वेस्ट यानी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से एलिमिनेट करना। द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। सो यूरिया हमारे लिए हार्मफुल है, यूरिया बाहर आता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अगर वाटर हमारी बॉडी में स्टोर है तो वो भी बाहर आता है यूरिन की फॉर्म में या स्वेटिंग की फॉर्म में। एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, ये सब वेस्ट हैं हमारे लिए। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस गोइंग ऑन और इन द बॉडी। जैसे हमने अभी बात की थी रेस्पिरेशन की, जिसके लिए ऑक्सीजन मस्ट होता है। जब रेस्पिरेशन होता है तो बाय प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। बाय प्रोडक्ट यानी जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। लाइक रेस्पिरेशन। डाइजेशन। डाइजेशन होता है, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डाइजेस्ट हो गया वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है? वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है फीसेस की फॉर्म में। डाइजेशन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स इन द liver. The carbon dioxide is exhaled out to the lungs during respiration. The excess of salts and urea are removed from the body either as sweat or urine. या तो स्वेटिंग होती है, पसीने से भी बहुत सारा वेस्ट एलिमिनेट होता है, या फिर हम यूरिन करते हैं। In green plants, the excretion of gases like oxygen during the day and carbon dioxide at night time occurs through the small microscopic pores कॉल्ड स्टोमाटा। जैसे हमारी स्किन पे पोर्स होते हैं, सिमिलरली प्लांट्स पर भी स्टोमाटा होते हैं, जिससे कि वेस्ट बाहर निकलता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट है, बट उनका वेस्ट हमारे लिए सर्वाइविंग है। हम सर्वाइव ऑक्सीजन की वजह से ही कर पाते हैं। द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो अकर्स थ्रू स्टोमाटा। गम एंड लेटेक्स आर ऑल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, लेकिन गम और लेटेक्स हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन पार्ट। रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज
is one of the basic characteristics of all living organisms. The living organisms reproduce to maintain their species. अपनी तरीके के young ones को produce करना, so that अब अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जैसे डायनासोर्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए. आज से बहुत साल पहले डायनासोर्स होते थे, लेकिन अब नहीं है क्योंकि वो अडाप्ट नहीं कर पाए और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए. तो अब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एक टाइम पर जब लोग मरते जाएंगे या एनिमल्स या प्लांट्स, तो फिर नए प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे या नए एनिमल्स नहीं होंगे या नए ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे. Reproduction may be defined as the process by which an organism produces more of its own kind which grows up to look like him on being nature, जो अपने पेरेंट्स के जैसे लगते हैं. A calf on attaining maturely becomes a cow. So cow का बेबी क्या होता है, काफ. तो जब काफ ग्रो कर जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, काव बन जाता है. इसी तरह से hen with its egg, तो जब एग हैच होते हैं तो वो भी क्या बन जाते हैं, धीरे पहले चिकन होता है और फिर वो hen बन जाता है. women with her child, ह्यूमन का जो यंग वन होता है उसको चाइल्ड बोलते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. कुछ एग ले करते हैं और कुछ बेबीज को बर्थ देते हैं. नाउ लोकोमोशन एंड मूवमेंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. लोकोमोशन और मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट यानी एक ही जगह पर रहकर मूव करना, अपने हैंड्स मूव किए, फिंगर्स मूव की, आईज ब्लिंक की, इधर हेड इधर उधर मूव किया. सो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट. लोकोमोशन यानी अपनी प्लेस को चेंज करना. सो दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन. तो प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते हैं. वेयर एज एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, हम लोकोमोशन करते हैं. हम अपनी प्लेस एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं. और प्लांट्स में मूवमेंट कैसा होता है, जैसे टच मी नॉट प्लांट है, जिसको छुई मुई बोलते हैं, उसको आप टच करोगे तो वो अपनी सारी लीव्स क्लोज कर लेता है. सो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट, राइट. सो प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट में मूवमेंट होता है. अब जैसे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं, पिचर प्लांट होता है, वो पिक्चर की फॉर्म में लीव कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है. जब इंसेक्ट उसमें आता है तो क्या होता है, इट शोज मूवमेंट, क्योंकि लिड क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है. तो ये क्या एग्जाम्पल्स हैं मूवमेंट के जो प्लांट शो करते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमंस में क्या होता है, लोकोमोशन होता है. रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, जैसे एग्जाम्पल हमने टच मी नॉट का देखा था. जैसे टच मी नॉट की लीव्स को अगर आप टच करोगे तो वो प्लांट अपनी सारी लीव्स को क्लोज कर लेगा. तो यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पर रिएक्शन दिया. हम किसी गर्म चीज़ को छुएं या ठंडी चीज़ को छुएं तो हम एकदम अपने आप को क्या करते हैं, पीछे हटा लेते हैं. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल और बिग, प्लांट और एनिमल, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट. नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, टेबल के ऊपर आप आइस रख दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. चेयर के ऊपर आप हॉट वाटर डाल दो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट लिविंग थिंग्स को फ़र्क पड़ता है, राइट. तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिम्युलस. व्हेन यू गो इनटू अ वेरी ब्राइटली लिट रूम, बहुत ज़्यादा रोशनी है, तो क्या होगा, जैसे ही आप अंदर आओगे तो क्या करोगे, आप अपनी आंखें बंद कर लोगे या आप ऐसे करोगे. आप एकदम लाइट में या फिर एकदम सनलाइट से जब आप आते हो घर के अंदर तो क्या होता है, एकदम आपको डार्क फील होता है. तो ये क्या होता है, ये सब रिस्पॉन्सेज होते हैं external stimuli के. The bright light act as a stimulus and you are squeezing your eyes act as response. अगर आप किसी हॉट प्लेट को टच करते हो तो इमीडिएटली अपना हैंड विड्रॉ कर लेते हो, हटा लेते हो. द टचिंग ऑफ द हॉट प्लेट इज स्टिम्युलस एंड द विड्रॉल ऑफ योर हैंड इज रिस्पॉन्स. तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, एक्सटर्नल स्टिम्युलस को. स्टिम्युलस यानी फैक्टर्स को. All living organisms respond to the changes in temperature. बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है तो हम रिएक्ट करते हैं, बहुत लाइट है तो रिएक्ट करते हैं. Touch and gravity. The roots of all the plants are geotrophic, that is they grow downwards towards the center of the earth. रूट्स कहाँ ग्रो करती हैं, प्लांट के लैंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट करती हैं. द स्टेम ऑफ द प्लांट इज
फोटोट्रॉफिक। सो दो तरीके की टर्म्स हमने पढ़ी, फोटोट्रॉफिक एंड द नेक्स्ट वन इज जियोट्रॉफिक। जो जियोट्रॉफिक जो ग्राउंड में नीचे की तरफ पेनिट्रेट करे उसको बोलते हैं जियोट्रॉफिक, और जो बाहर की तरफ ग्रो करे, जैसे स्टेम क्या होता है, सॉइल के ऊपर ग्रो करती है, सो स्टेम है फोटोट्रॉफिक, और जियोट्रॉफिक है रूट्स, क्योंकि वो नीचे सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, सो दे ऑलवेज ग्रो अपवर्ड्स टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। सो स्टेम क्या करती है, स्टेम को सनलाइट चाहिए होती है, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ जाती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड phototrophic. So now we have an activity you can do on your own at a home. Now living things have a lifespan. हर लिविंग थिंग का एक लाइफ स्पैन है, एक सर्टन पीरियड है जब तक वो सर्वाइव करते हैं, वो अलाइव रहते हैं, वो लाइफ स्पैन कंप्लीट, यानी कि जब वो ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ, उसको हम लाइफ स्पैन करते हैं, राइट। तो कितना टाइम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जीता है, जितना जीता है उसी को लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो हर एक का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। ये एक टेबल है जिसके अंदर लाइफ स्पैन दिया है। बैक्टीरिया जैसे 20 मिनट्स के लिए, उसका लाइफ स्पैन 20 मिनट्स है। हाउस फ्लाई कितने टाइम तक सर्वाइव करती है, कितने टाइम तक जीती है, 1 मंथ to 4 मंथ्स। इसके अलावा माउस है 2 to 3 ईयर्स तक रहता है। स्क्वेरल 8 to 9 ईयर्स तक जीती है। डॉग 12 to 14 ईयर्स तक सर्वाइव करता है। लायन 20 to 25 ईयर्स तक जीता है। हॉर्स 25 to 30 ईयर्स, और स्ट्रिच 45 to 50 ईयर्स। ह्यूमन बीइंग जो रहते हैं 60 to 80 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं। एलिफेंट जो है उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 70 to 90 ईयर्स है। एंड टॉर्टोइज 120 ईयर्स to 150 ईयर्स उनका लाइफ स्पैन है। नाउ अनदर एक्टिविटी यू कैन डू इट। टेक अ ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। एक ग्लास ट्यूब लिया जो दोनों तरफ से खुली हुई है। कवर हाफ ऑफ द ट्यूब विद ब्लैक पेपर। प्लेस एन अर्थवॉर्म इन द ट्यूब। कॉक द ट्यूब फ्रॉम ईदर एंड। एक तरफ हमने कॉक लगा दी, एक तरफ ब्लैक पेपर लगा दिया, इसके अंदर एक अर्थवॉर्म को डाल दिया। कॉक द ट्यूब फ्रॉम ईदर एंड। मेक श्योर दैट कॉक हैव अ सेंट्रल होल फॉर गैशियस एक्सचेंज। उसको सांस लेने के लिए, गैशियस एक्सचेंज के लिए खुला होना चाहिए। ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स ऑफ अर्थवॉर्म व्हेन टेकन अ ब्राइट लाइट। यू विल ऑब्जर्व दैट अर्थवॉर्म मूव्स टू द साइड to the tube covered with the paper because an earthworm अवॉइड्स ब्राइट लाइट। तो वो कहाँ आ जाएगा, जहाँ ब्लैक पेपर लगा हुआ है, क्योंकि वो सॉइल के अंदर रहता है, उसको लाइट पसंद नहीं है। एनिमल्स रिएक्ट डिफरेंटली टूवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमें भी जैसे एकदम ब्राइट लाइट रूम में आएंगे तो एकदम हम अपनी आइज क्लोज कर लेते हैं। तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करते हैं लाइट के लिए। सो नाउ वी हैव अनदर एक्टिविटी इन टेबल। ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, तो हमने ऑब्जेक्ट लिखे, जैसे चेयर है, डॉग, ब्रेक, कैट और डस्टर। इसके अलावा सेंसिटिविटी, चेयर में सेंसिटिविटी होती है, चेयर को इमोशंस होते हैं, सेंसिटिव्स होती है, वो नहीं होती है। डॉग होता है, ब्रिक नहीं होती है, ब्रिक मतलब ईट। कैट में सेंसिटिविटी होती है, उसको गरम ठंडा ये सब लगता है। डस्टर में नहीं होता क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। मूवमेंट चेयर करती है, नहीं, मूवमेंट नहीं करती है, ना चेयर करेगी, ना ब्रिक करेगी और ना ही डस्टर करेगा। कैट और डॉग करेंगे। एक्सक्रीशन अगेन लिविंग बीइंग्स का कैरेक्टर है तो कैट एंड डॉग में होगा, बाकी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एक्सक्रीशन नहीं होगा। सो ग्रोथ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है, कैरेक्टर है। सो डॉग एंड कैट में ग्रोथ होगी, बाकी नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होगी। रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे, कैट एंड डॉग। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं। नाउ वी हैव द न्यू वर्ड्स एंड समरी पॉइंट्स। यू कैन गो थ्रू these points on your own. We have a exercise. First is choose the correct option. The life process associated with the removal of body waste. उसको क्या बोलते हैं, बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करना। सो दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एन ऑर्गेनिजम्स नीड्स एनर्जी टू डू वर्क, ग्रो, रिपेयर और all of these. Correct answer is all of these. Next is which of the following is an excretory products of plants. So plants का excretion
gum, latex, oxygen. So correct answer is all of these. Next, the cone bearing plants are found in hilly areas. An aquatic plant with a swollen spongy body is free floating plants. The stem of plant always bends towards light. This process or tendency, this is called phototropism. स्टेम ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, सो दिस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. और जियोट्रोपिज्म होता है जो रूट्स नीचे पेनिट्रेट करती हैं. द गिल्स आर द ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ फिश. द हाइबरनेटिंग एनिमल्स आर फाउंड इन पोलर रीजन्स. द नॉक्टर्नल एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग night. Next question is true and false. First, the mountain region is extremely cold and windy. This is true. Next one, plants which are fixed with their roots are called submerged plants. This is false. जो फिक्स्ड रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं उनको फिक्स्ड प्लांट्स बोलते हैं, और जो पानी के अंदर कंप्लीटली पानी के अंदर ग्रो करते हैं उनको सबमर्ज्ड प्लांट्स बोलते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल. दिस इज ट्रू. हाइड्रोफाइट्स डू नॉट लिव इन वाटर. सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं. Children, next question is fill in the blanks. First fill up is the plants and animals which live in water are called aquatic organisms. The plants which live in desert conditions, these are called xerophytes. When you touch a hot plate, the stimulus is plate and the response is pulling your hand away. Fourth one, the leaves of cactus are modified in the form of spines. Fifth is the hydrophytes plants have a poorly developed root system. Sixth is the animal living in desert conditions undergo estivation. Seventh, the animal living in polar conditions undergo hibernation. And the last one, amphibians can live both on land and in water. Right, children? So we have completed this chapter. We'll meet in the next class. Till then, stay tuned for more videos. Bye.